नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है पुनः उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को लेकर के, जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य काल एवं गुप्त काल। देखिए, इसमें जो है हम एक दो पीवाईक्यू ले रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं कि जिनके आने की बहुत संभावना है। और हम व्याख्या के माध्यम से कुछ और भी प्रश्नों को डील करेंगे कि जिनकी आगामी परीक्षाओं में या तो आए हुए हैं विगत वर्षों में, या तो आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए, आइए आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा, दुर्ग, मित्र, युवराज। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, 5 मिनट है, सॉरी 5-10 सेकेंड है, जल्दी से आप लोग बताएं कौन जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। राजा, दुर्ग, मित्र और युवराज। जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बताया है युवराज, वो एकदम सही है। देखिए, अर्थशास्त्र में राज्य के, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें युवराज संबंधित नहीं है। उस सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन शामिल है? तो राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र शामिल है। मतलब सप्तांग सिद्धांत उन्होंने जो दिया था कौटिल्य ने, उसमें कौन था? राजा या स्वामी, फिर दूसरा अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। ये आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार परीक्षाओं से यहाँ से प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित संगमकालीन लेखकों और उनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ें और असत्य विकल्प का चयन करना है। तोलकापियर, तोलकापियम, देखिए ये रचनाकार हैं और ये रचनाएं हैं। आपको मिलाना है कि कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। तो तोलकापियर, तोलकापियम, तिरुक्केदेवर, जीवक चिंतामणि, इलंगो आडिगल, शिल्पादिकारम और त्रिवल्लुवर मणिमेखले। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, कमेंट करके बताइए। तोलकापियर, तोलकापियम, तिरुक्केदेवर, जीवक चिंतामणि, इलंगो आडिगल, शिल्पादिकारम, त्रिवल्लुवर मणिमेखले। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ा सा इसका देख लीजिए, जैसे तोलकापियर जो है, इनकी जो रचना है वो तोलकापियम है, एकदम सही है। तिरुक्केदेवर जो है वो जीवक चिंतामणि है, इनकी रचना ये भी सही है। इलंगो आडिगल शिल्पादिकारम है। और ये जो मणिमेखले है, देखिए जो मणिमेखले के रचनाकार हैं वो शीतलय सत्यनार हैं। मणिमेखले के रचनाकार कौन है? शीतलय सत्यनार है। और तिरुवल्लुवर की रचना जो है तिरुकुरल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तिरुवल्लुवर की जो रचना है क्या है? तिरुकुरल है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि ये जो तिरुकुरल है, ये इसे ही तमिल साहित्य का जो है वो तमिल साहित्य का बाइबिल है और इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मणिमेखले की रचना जो है वो शीतला सत्यनार है, ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरसर, शासक वर्ग, मलवर, दस्यु, बेनिगर चर्मकार, एनियर शिकारी। आप लोग को बताना है किसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरसर, शासक वर्ग, मलवर, दस्यु, बेनिगर चर्मकार, एनियर शिकारी। और इसमें जिन लोगों ने
इसका उत्तर दिया है बेनिगर, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि देखिए जो बेनिगर होता था वो चर्मकार नहीं था, बेनिगर जो है वो व्यापारी से संबंधित वर्ग था। बेनिगर किससे संबंधित था? तो बेनिगर जो है व्यापारी से संबंधित था। जबकि जो अरसर है वो शासक वर्ग से, मलबर, दस्यु या डाकू, मतलब जो बदमाशों का जो एक वर्ग होता था उसे मलबर कहते थे, ये डाकू लुटेरे टाइप के लोग होते थे। और एनियर जो है वो शिकारी वर्ग के लिए संबंधित था। मतलब ये जो संगम कालीन है दक्षिण भारत में, ये वहां से ये क्वेश्चंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेनिगर जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए है। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने से पहले एक सूचना देखिए। देखिए आप लोग की बहुत डिमांड थी, तो हमारा भी जो है वो समीक्षा अधिकारी का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, टेस्ट सीरीज बैच। और अभी मात्र इसकी फीस जो है वो 499 रुपये है, तो इसलिए इसका आप लोग लाभ लें। और जल्दी ही अगर हमारे कुछ इसमें क्राइटेरिया है, अगर ये जैसे ही हमारे फुलफिल हो जाते हैं तो ये बढ़ करके इसकी फीस जो है वो 999 रुपये हो जाएगी। तो अभी आप लोग इस छूट का लाभ भी लें। और चूंकि अब लेट करेंगे तो आपका पीछे टेस्ट भी छूटता जाएगा, तो अभी जुड़िए। अभी 6-7 टेस्ट ही कुल हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे हमारे ये जो नंबर है 7303307507, इस पे आप संपर्क करें, हमारे ऑफिस के लोग आपको इसका डिटेल्स देंगे और आप लोग इससे जुड़िए। अब ये हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सातवाहन शासकों का सही कालाक्रम लिखिए। मतलब ये जो सातवाहन शासक है इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और देखिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न का लेवल ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये है कि अब आयोग भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। और ये सोचिए कि हम आसान आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे करवा दें और वो एग्जाम में उसकी कोई भूमिका ही ना रहे। या जो PYQ है वहां से तो बहुत आप लोग रिवीजन करते ही रहते हैं, तो कुछ नया भी क्वेश्चन लीजिए और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए, गहराई में। देखिए मैं पहले वीडियो से पहले दिन से इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि अब आयोग का जो है वो प्रश्न पूछने का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा नए क्वेश्चन को ला रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो गहराई में पूछ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा गहराई में उतर करके ही पढ़ना होगा चीज़ों को। देखिए ये सभी जो है सातवाहनकालीन शासक है और आपको इनके इनके क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन था, सबसे बाद में, उसके बाद में कौन। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम सिमुख। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें। 4 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं। देखिए सिमुक आप लोग पकड़ रहे होंगे, लेकिन अब मजबूरी ये है कि पहले ऑप्शन में सिमुक है ही है, क्योंकि सिमुक तो जो है इसका जो है संस्थापक था ही। अब आगे बताइए, टफ क्वेश्चन है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए सातवाहन शासकों का क्रम है, सबसे पहले सिमुक हैं, फिर कान या कृष्ण एक शासक आते हैं, फिर सातकर्णी आते हैं, सातकर्णी प्रथम आते हैं। मतलब सिमुक, कान या कृष्ण, सातकर्णी प्रथम, फिर इसी का एक महत्वपूर्ण शासक होता है हाल, और फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश का, सबसे प्रतापी शासक। और उसके बाद इनका जो होते हैं सक्सेसर वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी होते हैं। और लास्ट में कौन आते हैं? यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये क्रम है, आप लोग ये क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत संभावना है कि यहाँ से पूछा जाए। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपना जैसे आप वीडियो देखिए तो पेन लेके बैठिए, थोड़ा सा नोट करते रहिए। और अगर नोट करने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ये जो PDF है हम वहाँ डलवा देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें एक सूचना और है कि जो सिमुक है ये सातवाहन वंश के संस्थापक था, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। बहुत बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था। और उसने किस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी, तो वो कर्ण वंश था। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ये देखिए अधिकारी हैं और सूची 2 कार्य हैं। मतलब ये जो तलार हैं, पट्टकोल हैं, सहसाधिपति हैं, बलाधिप हैं, ये जो अधिकारी वर्ग है ये कार्य क्या करते थे? चुंगी, जैसे तलार के सामने लिखा है चुंगी का सुरक्षक, पट्टकोल के आगे लिखा चोरी डकैती के मामले, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, फिर सहसाधिपति रात की सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। आप लोग को क्रम में मिलाना है कि कौन इसका विकल्प सही है और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग 5 नंबर सभी बताएं और देखिए कमेंट करते रहिए। कमेंट हम सबका देखेंगे, कम से कम इससे ये रहेगा कि आप लोग एक्टिव हैं और एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो एक्टिव होना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताएं 5 नंबर। 5 नंबर कमेंट करें सभी लोग। और इसमें जिन लोगों ने 5 का उत्तर जो है वो बी बताया है वो एकदम सही है। 5 का उत्तर बी होगा। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए जो तलार है, ये जो तलार है ये किससे संबंधित है? तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, मतलब ये रात्रि के सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी से संबंधित है ये है। और ये जो पट्टकोल है ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी है। पट्टकोल कौन है? तो ग्रामीण कर, मतलब ग्रामीण राजस्व को वसूल करने वाला अधिकारी था ये पट्टकोल। और सहसाधिपति, सहसाधिपति कौन है? तो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। मतलब जो चोरी या डकैती ये सब चीजें होती थी तो ये इसको कौन देखता था? इसको देखते थे सहसाधिपति। और बलाधिप कौन है? बलाधिप है चुंगी के सुरक्षक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये अभी पिछले साल ही प्रश्न पूछा गया है तो बहुत संभावना है यहाँ से प्रश्न बनने की। तो एक बार आप सभी देख लें कि तलार जो है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, पट्टकोल जो था वो ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था, सहसाधिपति जो था वो चोरी डकैती के मुकदमियों का अधिकारी था, और बलाधिप जो था वो चुंगी का सुरक्षक था। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिशेठ समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। देखिए ये प्रश्न जो है हरिशेठ के बारे में पूछा गया है और आपको बताना है कि कौन सही है। 1 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है, 2 3 सही है, डी 1 और 3 सही है। जल्दी से आप लोग पढ़ के इसका उत्तर बताएं। जल्दी से आप लोग ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर बताएं। 6 नंबर ये हरिशेठ के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। देखिए हरिशेठ जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये एकदम सही बात है। और उसने ही जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिशेठ द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि इसमें किस मुगल सम्राट का भी जो लेख, बादशाह का भी जो लेख है उसमें उत्कीर्ण है। आप लोग बताएं कमेंट करके। देखिए जो दूसरा है देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना, तो ये हरिशेठ ने नहीं की थी। और इसके बारे में आप लोग देखें कि इलाहाबाद प्रयागराज, मतलब अभी तो प्रयागराज हो गया है, स्तंभ पर समुद्रगुप्त के, देखिए शासक कौन है? समुद्रगुप्त के संध विग्रहिक यौम कवि हरिशेठ ने संस्कृत भाषा में, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा क्या है उसकी? तो संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। मतलब ये जो हरिशेठ थे वो समुद्रगुप्त के कौन थे? संध विग्रहिक एवं कवि भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है कि वो समुद्रगुप्त के क्या, मतलब किस पद पे थे समुद्रगुप्त के दरबार में? तो ये संध विग्रहिक का जो पद होता है उस पे ये आसीन थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। मतलब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है
इसमें वो समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का, आप सभी जानते होंगे कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा विजेता रहे हैं, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि उनके विजयों का उल्लेख है। और चंद्रगुप्त नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, जो ऑप्शन में गलत हो गया है, तो उसकी रचना हरिशेड़ ने होकर के कौन है, विशाख दत्त है। और इससे गुप्त वंशीय शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से जो जानकारी मिलती है, किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त शासक जो रामगुप्त थे। और आप लोग वो कहानी जान ही रहे होंगे, चंद्रगुप्त जो है वो रामगुप्त के छोटे भाई थे। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी थी, और अब उसमें तो नहीं जाएंगे, बहुत विशेषतर हो जाएगा। तो ये उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि आजकल क्या है कि नाटकों के थीम के बारे में पूछ लिया जा रहा है कि कौन सा नाटक का विषय वस्तु क्या है। तो देवी चंद्रगुप्तम का जो नाटक है उसमें विशाख दत्त ने जो की है, इसमें गुप्त वंशीय शासक रामगुप्त के बारे में बताया है, और इसमें चंद्रगुप्त का भी उल्लेख है, और जो देवी चंद्रगुप्तम है उनके बारे में भी है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1-3 सत्य है, जबकि 2 असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त को शक विजेता कहा जाता है, उसने पश्चिम भारत के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। देखिए 2 कथन है, आपको बताना है कि दोनों कथन सही है, कि एक कथन सही है, कि कोई नहीं सही है। जल्दी से कमेंट करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कौन शक विजेता है, कौन हुड़ों को जीतने वाला है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सही सही उत्तर बताना है, और ध्यान से पढ़ के बताना है। 10 सेकंड है, आप लोग जल्दी से बताएं। 7 नंबर, और 7 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। क्योंकि देखिए हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नहीं हुआ था। किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। बस ऐसे ही वहां एग्जाम में क्या है, ऑप्शन चेंज करेगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए कि हुड़ विजेता कौन था? स्कंदगुप्त था। और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त को शक विजेता कहा गया है, ये लाइन अपने आप में गलत है। अगर स्कंदगुप्त जो था वो तो हुड़ों का विजेता था, तो शक विजेता कौन था? तो शक विजेता कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है। और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो पहला आपका गलत हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। इसने जो है शकों के नेता रुद्र सिंह तृतीय, देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे वो किस शक शासक को, जो शक नेता थे, किसको पराजित किए थे? तो वो शक नेता थे रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किए थे। अतः इनकी एक उपाधि जो है वो सकारी भी मिलती है। देखिए जो पहले लोग होते थे कि कोई बड़ी उपलब्धि पाते थे तो उसी हिसाब से अपने मतलब एक तरीके से वो उपाधियां धारण कर लेते थे। तो चूंकि ये शक विजेता थे तो सकारी की इन्होंने जो है वो एक उपाधि ली थी कि शकों का उन्मूलन करने वाला कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसीलिए इनकी उपाधि क्या है? सकारी। तो ये पूरी चीजें हो गई। और आप लोग व्याख्या तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? देखिए प्रश्न में ये भी ध्यान से देखना कि है कि नहीं है। तो आप बताइए कि किसका जो है प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। आप सभी बताएं कमेंट करके कौन सा उत्तर सही होगा। 8 नंबर बताएं। जल्दी जल्दी बताइए भाइयों और बहनों, मित्रों, मतलब जो भी लोग देख रहे हो कमेंट करते रहिए आप लोग।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, और ये तो सभी लोगों का, किसी का गलत हुआ ही नहीं होगा मुझे लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए जो धनवंतरी थे, इस अब ये व्याख्या इसलिए थोड़ा सा विस्तार से है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है और आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से मिलेंगे। जो धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि धनवंतरी किससे संबंधित थे, किस शासक से संबंधित थे। तो जो धनवंतरी थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे और आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। धनवंतरी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन ले लिया। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। देखिए चरक जो है और सुश्रुत जो है ये भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक जो है वो कनिष्क के राज वैद्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि धनवंतरी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है तो चरक किसके से संबंधित है, तो चरक जो है वो कनिष्क के राज्य वैद्य थे, जो कनिष्क शासक था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी उस समय शासक कौन था। आप लोग कमेंट करें। तो ये हो गया जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, चरक नहीं। जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य कौन थे, ये खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भास्कराचार्य है वो आप तो समझ ही गए कि खगोल विज्ञान से और गणित से संबंधित है। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, सिद्धांत शिरोमणि। अब कभी आपसे ये पूछ सकता है कि सिद्धांत जो शिरोमणि है वो किस विषय से संबंधित है, तो गणित तथा खगोल विज्ञान से संबंधित है। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि ये किस इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है, भास्कराचार्य। तो थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में पढ़ेंगे और एक बार थोड़ा सा क्लियर करके चीजों को पढ़ेंगे तो फिर आप का अगर इस टॉपिक से किधर कहीं से भी प्रश्न घुमाया जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्तकालीन किस लेख से भूमि बिक्री संबंधी विवरण मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार आएगा परीक्षा में। गुप्तकालीन किस लेख से भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है, जल्दी से आप लोग बताएं। भीतरी स्तंभ लेख, बैग्राम ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र, जूनागढ़ लेख। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें। चलिए इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है, दामोदर ताम्रपत्र है। और थोड़ा सा व्याख्या देखिए कि कुमार गुप्त के काल में उसके दामोदर ताम्रपत्र से, देखिए ये जो कुमार गुप्त हैं इन्हीं का है ये दामोदर ताम्रपत्र। तो ये अपने आप में ही एक फैक्ट हो गया। से भूमि के बिक्री संबंधी कई विवरण प्राप्त होते हैं। इससे कुमार गुप्त कालीन कई अधिकारियों का भी विवरण मिला है। आगे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुमार गुप्त कालीन जो है उनके अधिकारियों का विवरण कहाँ से मिला है, तो इसी दामोदर ताम्रपत्र से मिला है। और दामोदर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है, तो वो कुमार गुप्त से संबंधित है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, धैर्य बना करके देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मालती माधव, राजशेखर, मृच्छकटिकम, शूद्रक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें, जल्दी से। यदि आपने पीछे मेरा क्लास देखा है इसी में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कर रहे होंगे। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख ले। देखिए जो मालती माधव हैं, नाटक जो है वो भवभूति द्वारा लिखा गया है। और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली तीनों जो हैं वो हर्ष की रचनाएं हैं। जबकि मुद्रा राक्षस किसकी है, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया है, ये विशाख दत्त की रचना है।
तो मालती माधव नाटक, भवभूतिका, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर्ष के हैं। और मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। तो चलिए आज हमारा जो प्रश्न है इतना ही, लेकिन आगे अभी बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। देखिए ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, यदि आपको जुड़ना है आप इससे जुड़ सकते हैं, ये नीचे नंबर है। और स्वागत है, आप लोग यहाँ आइए, आप लोग को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने तैयारी को लेकर के। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम में पीडीएफ में मिल जाएगा। यदि आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आंसर लिख के भेजिए, हम यहाँ मार्किंग भी कर देंगे, यहाँ बच्चे लिख भी रहे हैं, तो एक फ़ायदा आपका ये भी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप लोग इसे लाइव करिए, सबको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के सहयोग से इसे आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः 6 बजे उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।